एक रैमिंग ऑपरेशन में तेल अवीव के अंदर कम से कम 4 इजरायली सेटलर्स घायल हैं। उसके साथ साथ रमल्ला में भी रैमिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें कई सेटलर्स घायल हो गए। और हमास ने गाजा में एक बार फिर वही चीज जो हो रही है पिछले कई दिनों से, एक जबरदस्त अटैक में जिसमें फिदाइन एलिमेंट भी था और उसके साथ साथ एक जो रेगुलर अटैक था उसमें करीब 11 सोल्जर्स इफेक्टेड हुए हैं। आज ही देखिए मेरा बोलता हिंदुस्तान में एक इंटरव्यू था आज, यानी 2 जनवरी 2024। और उस इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि भाई ये जो अभी कुछ मामला नरम पड़ गया है क्या, क्यों ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। अब वही मैं उनको बता रहा था कि नरम के बजाय गर्म हो गया है। देखिए सीरिया में जो हुआ उससे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक कदम पीछे हटा, फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसने पूरी तैयारी किस तरीके से की, कैसे की, उस पर आज भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए जो कुछ खबरें हैं, कुछ आंकड़े आए हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लें। देखिए ये जो है कि 2024 में आप 7 अक्टूबर 2023 से समझ लीजिए पूरा युद्ध शुरू हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हटा दीजिए, जो जनवरी से दिसंबर तक का जो है हिजबुल्लाह ने 19,903 मिसाइल दागी। और उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मिसाइल दागी गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर, वो 1924 नंबर ऑफ रॉकेट्स। हिजबुल्लाह का मिसाइल समझ लीजिए 19,903, इसमें ड्रोन्स की संख्या नहीं है, मिसाइल्स की 19,903। और जो नंबर ऑफ रॉकेट्स जो कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने दागे वो 1924। इजराइल में एक साल में 365 दिनों में 31,340 बार सायरन बजे। 365 दिनों में पूरे इजराइल में 31,340 बार सायरन बजे। जितनी इजराइल की पॉपुलेशन है 8 या 9 मिलियन, पूरे मतलब 80-90 लाख सब के सब इफेक्टेड हुए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, छोटे से छोटा देश ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा देश उससे प्रभावित हो, कि कहीं सायरन बज रहे हैं, कहीं जर्मनी जो था, मतलब आप सोचिए जो बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या जब जर्मनी हारने लगा था तो जर्मनी पे जो बम्बार्डमेंट किया था रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस तो उस समय नहीं था, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, खासतौर पे इन 3 देशों ने जो एक साथ अटैक किया था, उसको अगर छोड़ दिया जाए जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। इसमें देखिए 31,340 बार सायरन बजे। उसके बाद देखिए पूरे इजराइल में जितने सेटलमेंट्स हैं उसमें से सारे सेटलमेंट्स, कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं था जिसमें वो प्रभावित नहीं हुआ। नॉर्दर्न सेटलमेंट्स में करीब 15,348 बार सायरन बजे, आधे से मतलब आधी संख्या, अब आधे से थोड़ा वो पूरे हैं 31, हाँ सब ऑलमोस्ट। उसके बाद देखिए जहां पर सबसे ज्यादा है किरियत शिमोना, एश्केलॉन, मार्गिलियो, ये सब जो एरियाज हैं, ये जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स हैं, यहाँ सबसे ज्यादा सायरन बजे हिजबुल्लाह ने की जो मार से। उसके बाद देखिए जो टोटल जो 19,000 रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने छोड़े, तो उसमें से करीब 4,061 निशाने पे लगे। ये देखिए जो स्ट्राइक रेट है ये कहने के 30% के ऊपर पहुंचती है। और ये स्ट्राइक रेट आप कंपेयर कर लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके वियतनाम वॉर में जो अमेरिका की स्ट्राइक रेट थी अगेंस्ट वियतनाम, वो 22% थी। 22% स्ट्राइक रेट थी, माने जितने अमेरिका ने मिसाइल छोड़े कि ओनली 22% फाउंड देयर मार्क। यहां पर देखिए हिजबुल्लाह ने 19,000 छोड़े, 4,000 अपने निशाने पे लगे, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद यमन ने 380 मिसाइल और ड्रोन छोड़े, और फिर इराकी रेजिस्टेंस ने 230 मिसाइल और ड्रोन छोड़े। ईरान ने भी 330 मिसाइल और ड्रोन छोड़ी। ये देखिए 3 आंकड़े इराक के, यमन के और ईरान के, ये तीनों आंकड़े आपके सामने हैं। उसके बाद देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ कि जो हिब्रॉन, जो वेस्ट बैंक में हिब्रॉन जो इलाका है, तो हिब्रॉन में जो ट्राइबल हेड्स हैं, क्योंकि देखिए एक ट्राइबल सोसाइटी है अरब सोसाइटी, तो उसके जो हेड्स हैं इकट्ठा हुए, उन्होंने
महमूद अब्बास को कंडेम किया। ये कल भी हुआ था, आज फिर हुआ। और महमूद अब्बास को उन्होंने इस बात के लिए कंडेम किया कि देखो तुम जो कर रहे हो फिलिस्तीनियों के अंदर, क्योंकि आपस में लोग मारे जाएंगे, वो भी फिलिस्तीनी है, ये भी फिलिस्तीनी, तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लूइड्स बढ़ेंगे। क्योंकि उसमें देखिए जो ट्राइबल कल्चर में होता है बदला लेना, एक लगातार वो एक चलता रहता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है कि भाई पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग मारे जाएंगे, फिर वो रेजिस्टेंस, अच्छा ऑलरेडी देखिए रेजिस्टेंस के 15 लोग कम से मतलब टोटल वेस्ट बैंक पॉपुलेशन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गोली से करीब 15 लोग मारे जा चुके हैं। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ फाइटर्स हैं। उधर पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है, रेजिस्टेंस ने उनके 6 से लेके 8, आज क्योंकि आज 2 और घटनाएं हुई हैं जिनके भी पूरी डिटेल्स आना बाकी है, तो 6 से लेके 8 उन्होंने वार किया है। तो 6 लोग तो मारे गए हैं, उनके जो बड़े अधिकारी। तो ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है, तो उसका ब्लेम जो रेजिस्टेंस पे पैलेस्टीन अथॉरिटी डालना चाह रही थी, ये फिलिस्तीन समाज के अंदर की बहस है। तो रेजिस्टेंस पे वो ब्लेम डाल रही थी कि इनकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। तो उसको निगेट किया हेब्रोन के जो इलीट्स थे, जो ट्राइबल क्लाइंट्स के हेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुमने किया है। वो लोग इजराइल से लड़ रहे थे, इजराइल से लड़ना हमारा धर्म है, इजराइल से लड़ना हमारा धर्म है, बीच में तुम आए, तुमने उन लोगों को रोका। और आपको एक बात और बता दें, आज इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जो इसने महमूद अब्बास ने की है, इसने अल जजीरा की जो कवरेज है, देखिए इजराइल ने अल जजीरा को बैन कर रखा है, मिलिट्री सेंसरशिप लगा दी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अल जजीरा को बैन कर दिया, जो अरबिक चैनल है, एकमात्र चैनल है जो कहीं ना कहीं कुछ दिखाता है। भाई कतार बेस्ड है, जो सच्चाई दिखाता है, जिसने सबसे ज्यादा मतलब जो मशहूर चैनल्स में से है, लेकिन जो फिलिस्तीन के बारे में एक सच्चाई भी दिखाने के लिए फेमस है, कि फिलिस्तीन के बारे में वो सच्चाई दिखाता है, उसको बंद कर, उसका जो रमल्ला में ऑफिस है उसके अंदर घुस गए पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग और उसको बंद करा दिया। अब आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल कैसे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पक्ष में जा रहा है, अथॉरिटी के पक्ष में नहीं है। उसके बाद देखिए नाब्लस में आज वेस्ट बैंक में जबरदस्त लड़ाई है। नाब्लस में जो रेजिस्टेंस है और आईडीएफ है सीधे, क्योंकि ये लोग तो जेन्युइन में है पैलेस्टीन अथॉरिटी, नाब्लस में सीधे एक आमने सामने की लड़ाई हुई। और इसमें भी देखिए जो इजरायली फोर्सेस ने नोट किया, उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये भी देखिए जो जिस तरीके के वेपन्स यूज किए गए, मतलब जो एक्सप्लोजिव्स यूज करते थे, उन एक्सप्लोजिव्स के अलावा वही जो थर्मोबैरिक, देखिए थर्मोबैरिक जो एक हमास के पास एक टेक्नोलॉजी आई है जिसमें इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वैक्यूम होता है, और जो मैं पहले बता चुका हूं, उसका इस्तेमाल यहां पर वेस्ट बैंक में पहली बार हुआ, नाब्लस में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए इजराइल से जो खबर आई अंदरूनी लड़ाई की, कि योव गैलन जो है, उन्होंने जो उनका नेसेट है पार्लियामेंट, उससे अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और ये इस माहौल में हो रहा है कि योव गैलन को तो नेतन्याहू ने हटाया था अपने राइट विंग जो उनका अलायंस है उनको प्लीज करने के लिए, इतमार बिन गिवर और स्मोत्रिच को प्लीज करने के लिए, है ना, उसी लिए हटाया था। क्योंकि गैलन कह रहे थे कि जो हैरिज्म, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस हैं, उनको, जो कि जायनिज्म को मानते हैं, एक हिस्सा ऑर्थोडॉक्स जूस का जायनिज्म को नहीं मानता, वो अलग है। जो जायनिज्म को मानते हैं उसमें जो हैरिज्म, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश ग्रुप है, उसके लोगों को आर्मी में सर्व करना उनके धर्म के हिसाब से मना है। तो वो गैलन कह रहे थे नहीं, ये गलत बात है, उनको भी सर्व करना चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि लेकिन नेतन्याहू, क्योंकि जो 2 राइट विंग पार्टीज है, इतमार बिन गिवर की और स्मोत्रिच की, और भी है इस तरह की छोटी छोटी, जो नेतन्याहू के गठबंधन का हिस्सा है, उनको ये था कि उनका बेस है, उनका वोटर बेस है वो तो एक बिल लाए वो लोग। तो पहले गैलन को हटाया और उसके बाद एक बिल लाए जिसमें यह हुआ कि नहीं, उनको हम सर्विस से एग्जेम्प्ट रखेंगे। तो अब देखिए गैलन ने आज रिजाइन कर दिया, और इसी बात का हवाला देते हुए कि ये देखिए इस तरह से बिल भी आया है। और जो नेतन्याहू और इतमार बिन गिवर और स्मोत्रिच, उनके बीच जो लड़ाई चल रही है, स्पेशली जो नेतन्याहू को ऑपरेशन के बाद जिस तरह से जबरदस्ती पार्लियामेंट अटेंड करना पड़ा, और उसमें एक ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ कि नेतन्याहू एक पिक्चर आई पूरी, एक वीडियो तो नहीं, पिक्चर आई, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उससे एक नई बात निकली कि नेतन्याहू गए पार्लियामेंट में, उनको जबरदस्ती जाना पड़ा है ये बिन गिवर वगैरह की वजह से, क्योंकि वो बजट पे बहसें चल रही हैं, वो ज्यादा पैसा मांग रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उस तरह की चीजें हो रही, आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो अब ये जो
नेतन्याहू हैं वो अपना, उनको एक चिट मिली, उनकी किसी एड ने दी होगी चिट, उसमें हिब्रू में लिखा था। और क्या लिखा था वो पूरा कैमरे में कैप्चर हो गया। और उसमें हिब्रू में क्या लिखा था कि तुम्हारी पीछे से शर्ट में रिंकल्स हैं, उसको ठीक करो। ये देखिए, नेतन्याहू की हालत अच्छी नहीं है। नेतन्याहू की हालत अच्छी नहीं है, कैंसर से वो पीड़ित है, उसका ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन जिन हालातों में डॉक्टर्स ने उसको मतलब जो इजरायली डॉक्टर्स है उन्होंने मना किया था कि पार्लियामेंट मत अटेंड करो, उसको अटेंड करना पड़ा। और देखिए उसको चिट भेजी जा रही है, ये बीमारी की निशानी है। चिट भेजी जा रही है उसको कि अपना ये, मतलब वो ऑब्वियसली वो देखिए एनेस्थीसिया में था घंटों, एकदम से आप भाई मेरे साथ, मैं भी ऑपरेशन में रहा हूं, और मेरा जो मेरा हाथ इंजर्ड हुआ था सब, इस एनेस्थीसिया के बाद, जो कि स्पेशली जो इस तरह का जैसे उसका ग्रेड 3 प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन, उसके बाद तुरंत आप चल फिर नहीं सकते हैं, आपको कुछ दिन आराम करना पड़ता है। ये तुरंत चलने फिरने लगे। संडे को इसका ऑपरेशन हुआ है, और आज मेरे ख्याल से वेंसडे है, आज वेंसडे है या शायद थर्सडे होगा। तो ये जो है मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज कर रहा हूं। तो ये जो देखिए कि उसकी वजह से भी नेतन्याहू वहां पर ये पता चल रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, और उस पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है, और उसको जो बिल्कुल एक जो उसके खुद के सहयोगी उसको ऐसे प्रेशराइज कर रहे हैं, इससे इसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। उसके बाद देखिए नाब्लिस में ही दोबारा आज संघर्ष हुआ, कई कम से कम 3 से 4 बार। और ये जो लेटेस्ट जो संघर्ष हुआ है नाब्लिस में, ये सूफियान स्ट्रीट है, ओल्ड सिटी, ओल्ड नाब्लिस की, और बड़ी फेमस सिटी है ये। सूफियान सिटी के आसपास वो भी एक अजीब सा उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे पुराने मोहल्लों का होता है। और वो वहां पर मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और इस तरह से एक ब्रोकन त्रिराह, जैसे टूटा हुआ त्रिराह है वो। वहां पर इजरायली फोर्सेस ने आउटफ्लैंक करने की कोशिश की रेजिस्टेंस को, लेकिन रेजिस्टेंस पहले से राउंड अबाउट जो वहां का है उस पर वो मौजूद था, और उसको ये लोग पहचान नहीं पाए क्योंकि वो आम कपड़ों में था, सिविलियंस के क्लोथ्स में, जो इजराइल खेल करता है बहुत बार कि सिविलियन क्लोथ्स में कोशिश करता है कि इनको हम बेवकूफ बना लें, ये कर ले। इस बार रेजिस्टेंस ने वही काम किया और इजराइल उसमें चकमा खा गया, और उसको वो नहीं समझ पाया, और उसके बाद इजराइल जो आईडीएफ की फोर्सेज है उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीन अथॉरिटी ने जो अल जजीरा को बैन किया, उसको लेके बहुत कंडेमनेशन आया जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से। सर मैंने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी जबरदस्त तरीके से एक विरोध हुआ कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये इस तरह की चीज करने की क्या जरूरत थी। इजराइल के इशारे पे साफ था कि इजराइल को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेत्जरीम एक्सेस पे आज जो है कि मैंने जिस घटना से शुरू किया, जिस तरीके से हमास ने आज हमला किया और नॉर्थ गाजा में, वो उसके पहले नेत्जरीम एक्सेस में इन लोगों ने मोटर फायरिंग की। और ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत दिनों बाद लौटा है हमास की फाइटिंग टैक्टिक्स में, कि वो लोग नेत्जरीम एक्सेस पे फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो फिजिकली अटैक कर रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं। ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में भी ये यूज होता है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के इस चीज को मिला के, और उसमें भी देखिए जो पूरा जैसे पिछले दिनों चाकुओं से गोद गोद के जो मैसेज दिया है हमास ने, कितने चाकूबाजी के ऑपरेशंस किए जिससे इजरायली सोल्जर्स डर गए। देखिए युद्ध में मरना एक अलग चीज होती है, लेकिन चाकुओं से तुम्हें गोद दिया जाए, और उसके बारे में एक गजब का पूरा फैक्ट आया है कि 62 टाइम्स एक इजरायली सोल्जर्स को एक इजरायली सोल्जर को स्टैब किया गया। और तो ये क्यों किया गया? क्योंकि ये एक मैसेज है कि अगर, क्योंकि जो इन लोगों का जो साम्राज्यवाद का आतंक होता है, या जो प्रतिक्रांति जो काउंटर रेवोल्यूशंस का आतंक होता है, उसको रेवोल्यूशनरी आतंक से ही आप मिटा सकते हैं। व्हाइट टेरर हैज टू बी कम्बैटेड विद रेड टेरर, ये देखिए रशियन रेवोल्यूशन का स्लोगन था, और यही हमास कर रहा है। उसने भी आतंक पैदा कर दिया, इसीलिए बात वो राज भी खुल गया कि 300 मीटर दूर पे आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, हमास के लोग यहाँ हैं, हमास के लोग फायर कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो इंटरवीन करने से डर रहे हैं। उसके बाद आज भी जिस तरह से अटैक हुआ, और जैसे आईडीएफ के सोल्जर्स अब झिझक रहे हैं, वो जो झिझक एक आ जाती है ना,
वो दिखाई पड़ने लगती है और उससे जो ओपोनेंट है वो और मजबूत होता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है और इसको लेके एक जो पूरे जो इजरायली फोर्सेस में एक भगदड़ जैसी मची है उसको उसने और बढ़ाया। उसके बाद देखिए एक जेनिन, अब जेनिन में सोचिए आप, जेनिन में जहां पैलेस्टीन अथॉरिटी घेरा डाले हुए है वहां आईडीएफ से भी वही लड़ाई हो रही है। अब ये देखिए रुमन्ना, ये वेस्ट जेनिन में रुमन्ना इलाका है, एक पैंतीर जो आईडीएफ की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है उस पर एक्सप्लोसिव डिवाइस छोड़ी और उसमें उसका सामने का हिस्सा पूरा उड़ गया और उसमें करीब 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद देखिए एक पूरा जो इजरायली सेटलर्स और पैलेस्टीनियन जो जनता है उसके बीच सल्फित, वेस्ट बैंक में सल्फित इलाका है और उसमें वहां पर खूब जम के पत्थरबाजी हुई और दोनों तरफ से मोलोटोव कॉकटेल चले और इजरायली सेटलर्स थे वो, उनके पास भी गन्स थी, उन्होंने गन्स चलाई तो इधर से भी गोली चली। ये कई बार देखिए मैं आपको बता चुका हूं, ये हो चुका है। आज मैं ये कहना भूल गया कि इसको अंत तक देखिएगा, इसको अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको अंत तक प्लीज देखिएगा। उसके बाद देखिए जबूबा में वेस्ट ऑफ जेनिन, अब जबूबा ये भी जेनिन, यहां भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बिल्कुल बेकार है। यहां पर सीधे जो इजरायली सेटलर्स हैं, ऑक्यूपेशन आईडीएफ फोर्सेस हैं और जो फिलिस्तीनी जनता उसके युवा, उनमें सीधे घंटों लड़ाई हुई। ये देखिए जो पूरी बात हो रही है, बार बार जो बात कही जा रही है कि इंतिफादा हो गया। अब क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा में जो आज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी जो फतेह पार्टी है वो उस समय फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा का वो हिस्सा थी, सही बात। तो अब वो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा का हिस्सा थी, तीसरा इंतिफादा वो कैसे मान ले जब वो दूसरी तरफ खड़ी है और वो इजराइल के साथ खड़ी है। तो अब ये देखिए वहां पर पूरी परिस्थिति है। उसके बाद देखिए जो एक रमल्ला में एक रन ओवर ऑपरेशन हुआ जिसमें एक इजरायली सोल्जर घायल हो गया और इसमें भी वही बात हुई। मतलब आप एकदम देख सकते हैं वीडियो में कि वो इजरायली सोल्जर आ रहा है और उसको 30 थाड़ से मार के चले गए। रमल्ला पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कैपिटल है, वहां पर इस तरह की घटना करने का मतलब यह है कि एक बड़ी चीज है। उसके बाद देखिए आज एक अमेरिका में इंसिडेंट हुआ और उससे देखिए जो अमेरिका में एक दूसरा इंसिडेंट हुआ जो मैंने शुरू में आपको जिस पे हिंट किया था। अमेरिका में देखिए एक ट्रक जो है ट्रंप होटल लास वेगस में, ट्रंप होटल डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रंप होटल के बाहर एक ट्रक एक्सप्लोड कर गई जो इलॉन मस्क की ट्रक थी। इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसकी ट्रक, ये ट्रंप होटल के सामने एक्सप्लोड की और इसमें जो ये कुछ लोग सुसाइड बॉम्बिंग भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए न्यू ऑर्लियंस में, जो कि अमेरिकन सिटी है न्यू ऑर्लियंस, बहुत फेमस जैज म्यूजिक के लिए, उस न्यू ऑर्लियंस सिटी में एक अटैक हुआ जिसमें एक आदमी और उसको मोहम्मद जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार, उसने जो है करीब 15 लोगों को मार दिया रैमिंग ऑपरेशन में न्यू ऑर्लियंस में और उसके साथ आईएसएस फ्लैग मिला। अब कहानी यहां पर यह है कि आप ये सोचिए कि और वो उसका बैकग्राउंड क्या निकला, उसका बैकग्राउंड अमेरिकन आर्मी का निकला। वो अमेरिकन आर्मी का हिस्सा था ये जो शमसुद्दीन जब्बार, और अमेरिकन आर्मी की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ चुका है, बाकायदा उसकी फोटोज हैं, सब कुछ है और मेरे एक्स अकाउंट में मैंने डाला है वो सब। और ये जो है ये जो शमसुद्दीन जब्बार, इसने जब इसने मारा है 15 लोगों को और कई लोग घायल, फिर इसके बाद गोली चली इसमें ये भी मर गया। वो तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि तुरंत वो आदमी मर जाता है। फिर उसके बाद आईसिस फ्लैग निकला। अब आईसिस फ्लैग निकला था कि प्लांट किया गया, कोई क्या कह सकता है। लेकिन एक चीज साफ हो गई कि मैं जिस चीज को बहुत दिनों से सोच रहा था, जब से सीरिया के क्या पूरा एक जो तख्ता पलट सीरिया में हुआ है, मैं जो देखिए बहुत दिनों से सोच रहा था, वो बात कंफर्म हुई कि अमेरिका अब सीरिया में आईसिस को उभारेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर बात है। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो कोशिश थी, सीरिया क्यों हुआ? सीरिया इसलिए हुआ कि हमास और ईरान और एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस की जो जीत हो रही थी हर जगह, और लेबनान में भी जीत हुई, उससे दुनिया का ध्यान हटाना और फिर से वही एक इस्लाम का आतंकवादी चेहरा सामने लाना
तथाकथित, जो अमेरिका ने पैदा किया, और उसको उसमें कि अल्लाह अकबर कह के गला रेत रहे, इस तरह की चीजें। तो पहले उन्होंने मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को पावर में बुलाया, एचटीएस को। अब जो आईसिस के वहां 10,000 लोग जेल में बंद हैं, जो कर्डिश इलाका है, और कर्ड्स पे अमेरिका का कंट्रोल है। किसी भी समय अमेरिका उन 10,000 लोगों को छुड़वा सकता है। अमेरिका के बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं, अभी कोई विरोध नहीं है वहां पर वो आईसिस के लोगों को छुड़ा के, कुछ एरियाज में तो आईसिस बना हुआ है, और आईसिस पे अभी से बमबारी शुरू कर दी, तथाकथित बमबारी। फिर वही बात है, फ्रांस और अमेरिका इन दोनों ने बमबारी कहा हम आईसिस इलाकों पे कर रहे हैं। कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं है कि उन्होंने आईसिस इलाके पे कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। मैं सीधे अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अमेरिका सीरिया में आईसिस 2025 में पैदा करेगा। ये उसका गोल है, और इसी आईसिस, और सीरिया गया, अब सीरिया नहीं बच सकता है। लीबिया के 2 हिस्से हो गए हैं, सीरिया के 5 हिस्से होंगे, और सीरियन रेजिस्टेंस जो होगा, जो आईसिस के खिलाफ जैसे लड़ाई हुई थी फर्स्ट सिविल वॉर में, तो अभी जो फिर सेकेंड सिविल वॉर, अब जो थर्ड सिविल वॉर होगी, अब ये तो एक ड्रामा था सिविल वॉर का, इसमें कुछ नहीं था। इसमें मैं उस नब्ज तक पहुंच गया हूं कि क्या हुआ था एक्चुअली सीरिया में। और ये देखिए, मैं आपको हो सकता है कल बताऊं या 4 तारीख, क्योंकि कल जो है, कल उनकी कासिम सुलेमानी साहब की एनिवर्सरी है, उनका मार्टेडम डे, 5th मार्टेडम डे। 2020 3 जून को उनको शहीद किया गया था, उनको ट्रंप के उसमें, और वो मारे गए थे। अमेरिका ने मिसाइल दागी थी, और वो बगदाद में ही मारे गए थे। तो उनके ऊपर एक वीडियो कल आएगा, कल, इसलिए मैं दो वीडियो लाऊंगा कम से कम। एक सुलेमानी साहब पे, जो कि पहले आएगा करीब 5-6 बजे, आप लोग तैयार रहिएगा, और दूसरा वीडियो जो डेली अपडेट का है। तो ये देखिए, जो अमेरिका की जो ये पूरी कोशिश है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि जबूबा में, जेनिन में जो क्लैश हुआ, उसके बाद जो ये पूरी घटना अमेरिका में 2 घटनाएं हो गई, लास वेगस में और न्यू ऑर्लियंस में। उसके बाद देखिए, फिलिस्तीन सिविलियंस कुछ आज करीब 11 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। उसके बाद देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया, जो वही गाजा स्ट्रिप से उन्होंने फिर मारा। होलित इजरायली सेटलमेंट है जो गाजा से लगा हुआ है, मतलब इजरायली सेटलमेंट, वहां पर उन लोगों ने बैराज मारा, एक साथ कम से कम कई रॉकेट्स मारे, और उससे देखिए जो नुकसान भी हुआ है, उससे वहां पर जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। उसके बाद देखिए, फिर से जेनिन में अभी आईडीएफ, और जिस दिन में आईडीएफ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में गोली चली थी, अब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और सिक्योरिटी, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसके बीच भी गोली चली, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। उसके बाद देखिए, एक और रन ओवर ऑपरेशन तेल अवीव में हुआ, जिसमें देखिए वही जो मैं बता रहा था कि 4 जो उसमें लोग मारे गए हैं, मतलब 4 लोग, 2 लोग मारे गए, 2 लोग घायल हैं। इजराइल कह रहा है कि वो क्रिमिनल ऑपरेशन था, मतलब कोई इजरायली क्रिमिनल ने उस ऑपरेशन, ये बताइए, इजरायली क्रिमिनल इस तरीके से कोई, मतलब रैंडम कोई काम नहीं करता है। उसके कोई भी क्रिमिनल माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट आइडेंटिफाइड होता है। जैसे ये बिल्कुल जैसे हम लोग क्या है भाई, इस माफिया ने उस माफिया को मारा, तो वो उनकी अपनी आपस की लड़ाई होती है, या कुछ उसमें ये होता है, या कुछ इनोसेंट लोगों को भी वो लोग मतलब मारते हैं कि कुछ मैसेज देने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल वही था रैमिंग ऑपरेशन, और रैमिंग ऑपरेशन केवल फिलिस्तीनी कर सकते हैं, और वही निकला। अल्टीमेटली तेल अवीव में जो लोग 2 लोग मारे गए, 2 लोग घायल हुए। ये जो रैमिंग ऑपरेशन है, इसमें ये आज दूसरा आज का रैमिंग ऑपरेशन है, रमल्ला में भी हुआ। इसमें देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सीधे सीधे हाथ है। उसके बाद देखिए, जो मारिव में एक खबर आई, जो हिब्रू अखबार है, कि टर्की और सऊदी अरेबिया में फाइटर जेट्स को, मतलब टर्की जो है सऊदी अरेबिया को 100 कैन फाइटर जेट्स वो बेचेगा। और देखिए, टर्की का क्या है कि टर्की का बड़ा, मतलब उस पर काफी चर्चा हुई कि जो टर्की है वो बड़ा प्रैग्मेटिक टाइप का है, इजराइल की आलोचना भी करता है, और वो उधर वो भी हथियार भी भेजता है, फिर वो बिजनेस को पॉलिटिक्स में घुसने नहीं देता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अर्दोगन अपनी हिस्टोरिक जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उनको जो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, धमकी देना अलग बात है कि टर्की की फोर्सेस घुस जाएंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी, पहले करके दिखाओ, तब हम मानेंगे।
तो ये देखिए पूरा एक टर्की और सऊदी अरेबिया का भी एक नया रिश्ता उभर रहा है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। उधर सीरिया में एक और जगह इजरायलीज ने बम्बार्डमेंट किया, लेकिन सीरिया में कम से कम 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में डिटेल्स अभी आने बाकी है, जहां पर सीधे सीधे रेजिस्टेंस की फोर्सेस ने रेड्स किए हैं कुछ एचटीएस इलाकों पे नॉर्थ वेस्ट सीरिया में, वहां पर रेड्स किए। अब उन रेड्स में क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब बहुत बातें मतलब सरकारों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट एक पूरा मामला दोनों तरफ से। तो इसलिए देखिए इसको। अच्छा, एक और देखिए खबर आई कि जर्मनी में सिविल वॉर जैसी, आज जो वीडियो जर्मनी से आया है उसमें दोनों तरफ से पता नहीं कौन 2 लोग हैं, गोलियां चल रही हैं। एक आदमी दर मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि ये जैसे गोरखपुर हुआ करता था एक समय, जब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की लड़ाई होती थी 90s में। आपको वो दौर, क्योंकि मैं पत्रकार था, मैं वहां गया था, शिव प्रकाश शुक्ला फिर उभरा और उसने वीरेंद्र शाही को मारा। ये सारा जो पूरा वो जो गोरखपुर का सीन था वो मुझको याद आया कि वहां जिस तरीके से खुलेआम गोली चलती थी सड़कों पे शहर में, उसी तरीके से जर्मनी में हो रहा है। और ये देखिए पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साम्राज्यवादी पूंजी, इंपीरियलिस्ट कैपिटल, ये जो है पूरी दुनिया को रौंदना चाहता है। इसलिए इसने 45,000 गाजा में लोगों को मार दिया, इसने लेबनान में हजारों को मार दिया, सीरिया इसने नष्ट कर दिया, अब ये इवन यूरोप को नष्ट कर रहा है। अब जर्मनी की इतनी बड़ी इकोनॉमी होती थी, नंबर 3 पे वो स्लिप करके पता नहीं कहाँ पहुंच गई और जर्मनी को पूरा घुसा रहे हैं। मतलब अब देखिए ये जो अमेरिकन और ब्रिटिश एक ये जो गठबंधन है नेटो का, उसमें फ्रांस कभी आता है कभी जाता है, ये फ्रांस को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी ये लोग गिरा के मानेंगे। ये पूरी हालत है। तो ये देखिए एक पूरी स्थिति। और इसी नोट पे मैं आज का जो वीडियो है, आज का प्रसारण, इसको मैं अंत करता हूं। कल मैं 2 वीडियो के साथ आऊंगा, एक 5 से 6 बजे के बीच में और एक रात में वही करीब 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।